हेलो बेटा। नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय रॉबिन पर। प्यारे विद्यार्थियों, गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और दो वीडियो मैंने आपको अब तक उनकी या अभ्यास की प्रोवाइड कराई हैं। आज पढ़ने वाले हैं तीसरी क्लास हम सिंपल इंटरेस्ट की, और सभी प्रकार के क्वेश्चन के विषय में हम जानकर चल रहे हैं कि साधारण ब्याज से परीक्षा में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो सारे मैं आपको सिखा के चल रहा हूँ। देखिए, दो क्लास मैंने आपको पढ़ा दी हैं अब तक। आप उन दोनों क्लास में देख सकते हैं कि मैंने एकदम जीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट किया है। बिल्कुल, मतलब ऐसी चीज़ों से पढ़ाना स्टार्ट किया है जो आपके हित में है, जो आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी, बिल्कुल जीरो स्टैंडर्ड से। और अभी हम आज की जो तीसरी क्लास है उसे पढ़ने वाले हैं। आज देखेंगे कि आज के जो क्वेश्चन हैं हमारे लिए, और वह कितने अच्छे और कितने इंपॉर्टेंट और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो ये रहा जी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और जो साधारण ब्याज पीडीएफ चल रही है, उस पीडीएफ के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 है। 25 क्वेश्चन अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हम स्टार्टिंग से नंबर सिस्टम से पढ़ाते हुए चल रहे हैं। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी चैप्टर की कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कि एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का कि n1 माइनस 1 और बटे हो गया t1 बराबर होता है n2 माइनस 1 और बटे कितना t2। भाई, एक तो बड़ा आसान सा तरीका हम कह सकते हैं जी, बहुत अच्छा और आसान तरीका होता है। हमने लगाना भी यही तरीका है पेपर में जब आता है क्वेश्चन इस प्रकार का। बाकी किसी और तरीके के विषय में हमने सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई और तरीका हमने लगाना ही नहीं है। सबसे पहले हम इसी को प्रायोरिटी देंगे यदि परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब ये n1 और t1, n2 और t2 ये हैं क्या, इनके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। यदि बात करें n1 की, तो पहला वाला n1 और दूसरा वाला जो n2 है ये दर्शाते हैं गुना को। जैसे कि धनराशि कितने गुना हो गई है, अगर दुगनी हो रही है तो n1 का मान 2 आ गया, -1 करना है। n2 जितने भी गुना हो रही हो, जैसे पहले कितनी थी दुगनी, बाद में 5 गुनी, तो n2 की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 में से 1 घटाना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन हो, यदि कहीं भी गुना लिखा हुआ है, गुने का जिक्र आया है, तो समझ जाओ उसमें से 1 घटाना ही घटाना होगा हमने। बड़ा आसान हो गया जी। देखें कैसे, n1 मतलब कितने गुना हो रहा है, पहले दुगना, तो यहाँ आ जाएगा 2, और -1 आना ही आना है। कितने साल में हुआ है, 7 साल में। बाद में कितना होना है, 5 गुना, -1 बटे t2, ये मुझे पता नहीं, टाइम 2 है, ये दूसरा वाला टाइम है ना। पहला वाला टाइम कितना है, 7 साल। दूसरा टाइम हमें पता नहीं कि कितने वर्ष में हो जाएगी। यहाँ से देखेंगे तो 2 में से 1 को घटाया 1 और बटे 7, 5 में से 1 को घटाया 4 और बटे t2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 एकम t2 हो गया, और बराबर 7 चौक कितने हो गए, 28 साल। तो ये बहुत अच्छा और आसान सा तरीका मैंने आपको बताया। जब परीक्षा में हमारे लिए आएगा तो इस प्रकार भी बड़े तरीके से करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे कि देखो, एक क्वेश्चन ये है हमारा, मैं बता रहा हूँ आपको कि परीक्षा में आएगा तो कितनी देर में हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन चीज़ों को समझना तो जरूरी है ना, पहले तो समझना ही पड़ेगा हमने। अब जैसे ये 27वां क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में वह उसी ब्याज दर पर चौगुनी हो जाएगी। अब पहले हो रही है दुगनी, तो दुगनी का मतलब 2 - 1, 2 - 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा। कितने साल में होगी, 20 साल में। अब आगे हमसे कहा गया है तो कितने वर्षों में उसी ब्याज दर से वह चौगुनी हो जाएगी। चौगुनी का मतलब 4 - 1 मतलब 3 आ गया, बटे t2, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो t2 1 जा t2, 20 दिया 60 साल। तो इस प्रकार से कुछ ही सेकंडों में हम इनके आंसर ला पा रहे होंगे। अच्छा, एक तरीका और मैं बता देता हूं आपको। अब जैसे कि यही हमारा क्वेश्चन था पहला वाला, है ना, इसको जूम आउट कर किए लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ। समझाना मुझे ये है कि यदि हम इस प्रकार का कोई भी फॉर्मूला पेपर में भूल गए तो फिर बगैर फॉर्मूले के हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, या इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यदि हम रूल भूल गए। तो हमें करना क्या है कि इस प्रकार देखेंगे कि एक निश्चित राशि
निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। भाई दोगुनी का मतलब मैं कह सकता हूं अगर धनराशि 1 है तो 1 से 2 हो गई। कितने साल में बताया गया है? 7 साल में। अब मुझे बताइए ब्याज कैसी है? साधारण। तो 1 रुपया से और 2 रुपया हो गई धनराशि, या 1 यूनिट से 2 हो गई, तो आप मुझे बताओ ब्याज कितना मिला? आप कहेंगे जी ब्याज मिल गया 1 यूनिट का। ब्याज मिल गया 1 यूनिट का। अच्छा, ब्याज कैसा है? ये साधारण ब्याज है जो एक निश्चित टर्म पर मिलता है। कितना? जैसे कि 7 साल में कितना मिल रहा है? 1 रुपया ब्याज। तो अगली 7 साल का भी जो ब्याज बैठेगा वो 1 ही रुपया बैठेगा। अगली 7 साल का ब्याज भी 1 ही रुपया बैठेगा। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज है। जितना एक निश्चित समय के लिए हो गया, अगले उतने ही समय के लिए बराबर ब्याज हमें मिलेगा। अब मुझे बताइए अगले 7 साल में फिर से ब्याज कितना मिलेगा? आप कहेंगे जी 1 रुपया फिर से ब्याज का मिल जाएगा। तो 2 से धनराशि कितनी हो जाएगी? 3। बात आ रही है समझ में? यहाँ से अगले 7 साल में फिर से हमें 1 रुपया ब्याज का मिल जाएगा। तो 3 से कितनी हो जाएगी धनराशि? 4। और एक बात बताओ, धनराशि करनी कितनी है? मुझे क्वेश्चन में कहा गया था धनराशि करनी है मुझे चौगुनी, लिखा हुआ ना। तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में, सॉरी 5 गुनी कह रहा है हमसे, 5 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? तो अभी तो 4 गुनी हुई है। 1 से धनराशि अभी तो 4 हुई है। अच्छा, अगले 7 साल की बात करें तो फिर से 1 रुपया ब्याज मिल जाएगा। धनराशि कितनी हो जाएगी? 5। धनराशि 4 से 4 और 1 5 हो जाएगी ना। अब देखना है कि धनराशि 1 से और 5 हो गई तो कितने गुना हो गई? आप कहेंगे जी 1 से 5 हो गई तो 5 गुना हो गई। अब कितने साल लग गए? 7 7 7 7 7 7 साल के 4 टर्म हमारे लग गए। तो 7 चौक 28 साल। इस प्रकार भी हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऐसे ये वाला क्वेश्चन हमारा, भाई इसमें क्या था कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। दुगनी का मतलब हो गया कि 1 से और धनराशि हो जाएगी 2। कितने साल में? 20 साल में। अब हमें पता है कि 20 साल का जो ब्याज हो गया अब वो 1 रुपया ब्याज हो गया। क्यों? क्योंकि 1 से 2 हो रही है धनराशि। अब करनी कितनी है? हमें चौगुनी करनी है। अब चौगुनी करनी है तो आप मेरी बात समझिए, फिर से 20 साल की जो ब्याज मिलेगी वो 1 ही रुपया बैठेगी, तो 2 से 3 हो जाएगी धनराशि। अगली फिर से 20 साल की जो ब्याज बैठेगी वो फिर से 1 रुपया बैठेगी, तो 3 से धनराशि 4 हो जाएगी। और चौगुनी करनी थी तो 1 रुपया 4 रुपया में कन्वर्ट हो गई, मतलब चौगुनी हो गई। कितने साल में? 20 और 20 40 और 20 60 साल का समय यहाँ लगा। अरे आया समझ में आप लोगों को? तो ये तो इस प्रकार से करने हैं क्वेश्चन हमने। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। एक अगला टाइप आ गया प्रश्न का जो कि ये है 28वां क्वेश्चन। रुपये 1500 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए तो 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात बताओ क्या होगा? देखिए टोटल हमारे पास में 1500 रुपये हैं और 1500 रुपये में से कुछ पैसा, मतलब आंशिक रूप से मतलब कुछ पैसा जो है, और वो तो 5% की ब्याज पर हमने लगाया और बाकी जो बचा है वो 8% पे। क्लियर है? बात आ गई यहाँ तक समझ में? अब हमसे कहा गया है कि दोनों से मिलाकर कुल 1500 रुपये हमने लगाए हैं, दोनों से मिलाकर जो साधारण ब्याज है 3 साल की वो 300 रुपये बन गई। तो बताइए 5 और 8% की दर पर लगाई गई राशियों का अनुपात कितना है? तो 2 तरीके मैं आपको समझा देता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आपने जो राशि लगाई है वो 5% पर और 8% की दर पर लगाई है। तो एक तरीका तो हम एलिगेशन का पढ़े लेते हैं ना, मिश्रण वाले तरीके से किए लेते हैं। आप ऐसा मान के चलो कि जितना भी धन था मेरे पास में, टोटल 1500 रुपये थे, 1500 के 1500 अगर आपने 5% की दर पर लगाए होते तो 1 साल की ब्याज कितनी आती? आप कहेंगे जी 15 पंजे 75 रुपये ब्याज के मिल जाते। अब आप सोचिए कि यदि आपने सभी धन जितना भी 1500 का 1500 है, यदि वो 8% की रेट पर लगाया होता साधारण ब्याज पर, तो 1 साल की ब्याज कितनी बैठती? आप कहेंगे जी 15 अट्ठे 120 रुपये ब्याज के बन गए होते। जबकि हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 वर्ष की जो ब्याज है साधारण ब्याज वो 300 रुपये प्राप्त हुई। भाई 3 साल की ब्याज कितनी बैठी? 300। मुझे बताओ जब 3 साल की ब्याज 300 है तो फिर 1 साल की साधारण ब्याज कितनी बैठेगी? आप कहेंगे 100 रुपये। ये याद रखना हमेशा, इसे मैं नोट भी कराए देता हूँ आपको, है ना। कई बार विद्यार्थी भूल जाते हैं, तो पता चला यहाँ 300 का 300 ही लिख लिया तो फिर वो गलत हो जाएगा। यहाँ हमेशा बीच में 1 वर्ष की ब्याज आएगी, ठीक है। और एलिगेशन मेथड यूज करेंगे, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो। जब हम 120 में से 100 को घटाएंगे तो बचा हमारे पास में 20, 100 में से 75 को घटाया तो 25। हम यहाँ देखेंगे तो 5 चौक 20 हो गए और 5 पंजे 25 हो गए। इस रेशो में ये धन लगाया गया था, सॉरी इस रेशो में
हाँ, अनुपात ही तो पूछा है हमसे धन का, किस अनुपात में धन लगाया गया था। तो 5:8 की दर पर जो रेट पर जो पैसे लगाए गए थे, राशि लगाई गई थी, वो 4:5 के अनुपात में रही। ठीक है भैया, आया समझ में आपको? अच्छा, इसी को करने का एक तरीका और भी है, तो आप चाहो तो मैं वहां से भी आपको बता सकता हूं, इसको मैं रेज करने वाला हूं। चलिए एक तरीका और भी समझे लेते हैं इसी क्वेश्चन का। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये होगा कि क्यों ना हम जितने भी परसेंट पर हमने पैसा लगाया है, हम परसेंटेज से ही अनुपात निकाल लें। एलिगेशन यूज कर रहे हैं अब भी, लेकिन करेंगे कैसे क्वेश्चन को आप समझ के चलो। भाई कुछ पैसा तो लगा दिया मैंने 5% की रेट पर, बाकी जो बचा वो लगा दिया मैंने 8% की रेट पर। मुझे एक बात बताओ कि टोटल पैसा कितना लगाया? 1500। अब 1500 रुपये पर 3 साल की जो ब्याज है वो कितनी मिल गई मुझे? 300 रुपये। 1500 रुपये पर 3 साल की ब्याज कितनी मिली? 300 या 1 साल की 100 मान के चलो, जो भी आपको ठीक लगता हो। आप ऐसे समझो कि 1500 रुपये पर यदि 3 साल की साधारण ब्याज 300 रुपये बन गई तो रेट कितना बैठा? आप संपूर्ण धन की औसत रेट निकाल के चलो, है ना। तो यदि हम रेट निकालें तो हमें पता चल गया जी कैसे निकाली जाएगी कि ब्याज गुणा 100। भाई ब्याज कितनी है? 300 रुपये, और गुणा कितना? 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है हमारे पास में? 1500। भाई 1500 पर ही तो लगी है, गुणा समय। अब आप यहां से ध्यान दें तो 3 से डिवाइड किया मैंने इसको, 100 बार खत्म हो गया, उन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई। और मैंने इसको डिवाइड किया 5 से, तो 5 या 15 हो गए। 5 से डिवाइड किया इसको 20 बार खत्म हो गया। तो यदि मैं ओवरऑल रेट निकाल के चलूं तो वो 20/3% की बैठी जी। यदि मैं संपूर्ण धनराशि पर निकाल के चलता कि जी टोटल पे इतना अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़ गया, या 1500 रुपये पर टोटल जो ब्याज है वो 300 रुपये आ गई या 100 रुपये आ गई 1 साल की, तो जो हमारी ब्याज की वार्षिक दर है वो कितनी बैठी? तो ब्याज की वार्षिक दर यदि हम निकालें तो 20/3% की बनी। अब आपने करना क्या है कि 3 को लघुत्तम ले लो। तो हमने करना क्या है कि हम 3 को यहाँ से हटा देंगे। 3 को हटाने का मतलब ये हो गया कि 3 की इधर इधर गुणा लगा देंगे। तो जब 3 की गुणा यहाँ लगाओगे तो 8 का बन जाएगा, 8 तिया 24। कितना बन जाएगा? 8 की जगह? 8 की जगह हो जाएगा 8 तिया 24 हो जाएगा। और 5 तिया कितने हो जाएंगे? 15। यहां से क्या हुआ कि यहां से जो 3 था ना बटे में, वो हट गया यहां से। अब करना क्या है, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो। 24 में से 20 को घटाओगे तो 4 हो गया, और 20 में से 15 को घटाओगे तो 5 हो गया। देखो अब भी आसान है क्वेश्चन। तो लगाई गई जो पूंजी का अनुपात रहा 5 और 8% पर, और वो 4:5 रहा कि 1500 में से कितना धन लगाया गया होगा 4% पर। यदि वो भी हमने निकालना है तो हम कैसे करेंगे? 4 बटे अनुपाती योग 9 और गुणा 1500। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और होगा जरूर इस प्रकार का, इसे पढ़ेंगे। कि प्रश्न में कहा गया है एक व्यक्ति कुल 10,000 का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक ब्याज की दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक की दर पर दूसरे बैंक से लेता है। मतलब 2 बैंक से एक व्यक्ति ने कर्जा लिया है। एक बैंक से लाया पता नहीं कितने रुपए 8% की ब्याज पर, और दूसरे बैंक से लाया पता नहीं कितने रुपए 10% की ब्याज पर। लेकिन यदि हम दोनों पैसों को जोड़ें कि कितना धन लेके आया दोनों बैंकों से, तो वो 10,000 था। अनंतर वह कुल साधारण ब्याज के रूप में 950 रुपये वार्षिक का भुगतान करता है। एक साल में 950 रुपये साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वो दे रहा है, इंटरेस्ट जो बना। तो उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण बताओ कितना है? बिल्कुल बताएंगे जी, पहले बैंक से कितना ऋण लिया। आप मुझे बताओ टोटल धन कितना है? आप कहेंगे जी टोटल लेके आया 10,000 रुपये। कितने लाया? 10,000। 10,000 में से कौन से बैंक से कितने लाया वो मुझे पता नहीं। एक बैंक से तो लिया इसने 8% की दर पर, दूसरे बैंक से पैसा लिया इसने 10% पर। तो मैं ऐसा माने लेता हूं कि ये जो 10,000 रुपये हैं, ये 10 के 10,000 जो हैं उसने पहले वाले बैंक से लिए। यदि 10 के 10,000 पहले बैंक से लिए हैं 8% की रेट से, तो मुझे बताओ 1 साल का ब्याज कितना बनेगा? आप कहेंगे जी 10,000 का 10,000 ही है ना, 1000 तो नहीं है ना, ठीक है 10,000। 10,000 का 8% हम निकालेंगे तो भैया 800 रुपये ब्याज के बन गए। सीधी सी बात है। यदि 10 के 10,000 मैंने दूसरे वाले बैंक से लिए होते जो 10% की रेट लगाता है, तो मुझे बताओ 1 साल का ब्याज कितना बैठता? आप कहेंगे जी 1 साल का ब्याज 1,000 रुपये हो गया होता। तो ये तो अनुमानित आया कि यदि हमने ऐसा किया होता तो इतना इतना ब्याज होता, लेकिन वास्तव में जो ब्याज दिया हमने वो कितना दिया 1 साल का? आप कहेंगे जी वास्तविक जो ब्याज बैठा है 1 साल का वो 950 रुपये बैठा है। इसको बीच में लिखेंगे। अच्छी बात यह है कि 1 ही साल का ब्याज हमें दिया हुआ है, ना भी दिया होता जैसे 2 साल का या 3 साल का दिया होता तो भी हमें बीच में 1 साल का ही लिखना होता। अब इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो।
एलिगेशन यूज करना है। 1000 में से 950 घटाए हमने तो हमारे पास में रह गया 50। 950 में से 800 को घटाया मैंने तो 150। यहाँ से हो गया हमारे लिए 50 से कम 50 और 50 तिया 150। इसका मतलब 8% और 10% पर लिए गए धन का अनुपात 1:3 आया। लेकिन अब की बार हमसे पूछा है बताओ कितना पैसा लिया था पहले वाले बैंक से, तो पहले वाले बैंक का मतलब हो गया कि 8% पे बताओ कितना पैसा लिया। तो भैया 8% की रेट पे जो पैसा लिया है उसका अनुपात है 1, अनुपाती योग 3 और 1 4 और गुणा टोटल धन कितना है 10,000। यहां से हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से 25 बार खत्म हो गया 100 और 2 जीरो पीछे आ गई, तो आंसर हो गया हमारा कितना 2500 रुपये। भाई 2500 रुपये ये उधार लिया था हमने पहले वाले बैंक से। कौन से वाले से? जिसकी जो रेट है वो 8% थी। ठीक है भैया। और यदि हमसे पूछा गया होता बताओ 10% की ब्याज पे हम कितना पैसा लेके आए थे, तो बाकी मतलब 10,000 में से आप घटा लो 7,500 रुपये हम दूसरे वाले बैंक से लाए 10% की ब्याज वाले से। ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, देखेंगे कि अगला जो टाइप है प्रश्न का और वह क्या है। टाइप बदल बदल के मैंने लगभग जितने भी टाइप्स मुझे लग रहा है कि परीक्षा में आपके लिए आ सकते हैं, और वो सारे ही टाइप्स मैं आपके साधारण ब्याज से कंप्लीट करा के चलूँगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 30 कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह राशि अगले 5 वर्ष के लिए 9% की वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। देखिए रेट अलग अलग दे रखा है। भाई किसी व्यक्ति ने, मानो हम जा रहे हैं या हमारे पास कोई व्यक्ति आया पैसे मांगने के लिए, तो हमने शर्त ये लगाई कि भाई 3 साल में यदि पैसे वापस दे दोगे तो रेट लगाऊंगा 6% की। यदि 3 साल से ऊपर चले गए, मानो 1 साल बाद या 3 साल के भी 2 साल बाद, मतलब 5 साल तक यदि पैसा वापस करते हो तो बाकी का जो पैसा बचेगा रेट लगेगी उस पर 9% की। और यदि उससे भी ऊपर जाते हो, 8 साल के बाद की बात यदि हम करते हैं तो 13% की ब्याज लगेगी। यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8160 रुपये ब्याज का भुगतान किया हो तो बताइए उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी। देखेंगे जी उधार ली गई जो राशि है और वह कितनी थी। तो एक बात बताइए मुझे कि टोटल हमें पता है कि 11 साल की कहानी है और 11 साल में 8160 रुपये हमारे ब्याज के बने हैं। भाई यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये तो कोई बात ही नहीं है, तो देख के लिखा है मैंने, समझ में क्या आना है। 11 साल में 8160 रुपये ब्याज के हमने दिए हैं। अब मुझे बताओ पहले 3 साल की जो रेट है वो है 6%। साधारण ब्याज है, पहले भी साल 6%, दूसरे भी साल 6%, तीसरे भी साल 6%। तो 3 साल की यदि हम बात करें तो या तो 3 साल का जो ब्याज है वो अलग अलग निकाल लो कि जी दर गुणा समय, या फिर 6 तिया 18% निकाल दो। उस धन का बात एक ही बैठने वाली है, तो 18% तो 1 हो गई जी ब्याज। अगले उसके बाद में कह रहा है अगले 5 साल के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर से। अगले 5 साल की बात थी। अच्छा, अगले 5 साल के लिए 9%, तो 5 साल के लिए यदि हम पैसा लेंगे अगले 5 साल के लिए तो 9 पंजे 45% इसकी ब्याज हमें देनी पड़ेगी। यदि 45% हमने इसकी ब्याज दी है तो अब आगे चलेंगे और आगे कह रहा है कि 8 वर्षों के बाद 13% की ब्याज है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक साल कितने हो गए? तो 3 साल पहले वाले और 5 साल ये, टोटल तो 8 साल हो गए। भाई 8 साल हो गए। 8 साल हो गए तो 8 के बाद में मुझे बताइए टोटल पैसा मैंने लिया कितना? 11 साल के लिए, तो समय कितना बचा हमारे पास में? 3 साल और बची हैं। लेकिन 8 साल के बाद जो ब्याज है वो है 13% की, तो 3 साल की ब्याज 39% ये हो गई। भाई 39% यहाँ से ये हो गई। यदि मैं टोटल ब्याज निकालता हूँ कि कितनी बैठी, तो यहाँ से होने वाला है 9 और 9 18, 4 22 का 2 हासिल लगे 2, 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, ये तो 102% ब्याज बन गई जी। कितनी हो गई? मूलधन का 102% ब्याज बैठी। अब मुझे बताइए जब मूलधन का 102% जो ब्याज है और वो बराबर है कितने के? कहाँ 8160 के, सॉरी कितने के? 8100, अरे 8160 रुपये तो ब्याज दिया है हमने। तो मूलधन का 102% बराबर है 8160 के। तो फिर हमसे पूछा मूलधन बताओ कितना है, तो भाई मूलधन तो 100% रहा। 100% बराबर कितने के बैठेगा? तो 100% बराबर हो जाएगा 102 से डिवाइड कर लेना इसको डायरेक्ट ही, तो हमें समझ में आ गया जी। यहाँ से 102 एकम 102 और 102 अट्ठे 816, ये तो 80 के बराबर आ रहा है। 1% की वैल्यू 80, जब 1% की वैल्यू 80 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 8000 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो हमने या इस व्यक्ति ने जो पैसा उधार लिया था वो 8000 था, जिसका 11 वर्षों का जो कुल ब्याज था वो 8160 रुपये बन गया जी। ठीक है, अरे आ रहा है समझ में यहाँ तक आपको? तो ये बड़ा आसान सा था, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी।
आगे चलते हैं जी, अगला टाइप देखे लेते हैं एक बार आगे क्या आने वाला है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31वां। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तब ब्याज और मूलधन कितने समय के बाद बराबर होंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है तो 30% की फ्रैक्शन हम कह सकते हैं 3/10 होती है। यदि प्रिंसिपल बैठा होगा 10 रुपये तो जो साधारण ब्याज बैठा होगा वो कितना बैठा होगा? 3 रुपये। तो प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का जो अनुपात हो गया और वो 3 हो गया। कब? ये 6 साल का हिसाब किताब है भैया। कब का? ये 6 साल। तो 6 साल में 10 रुपये पर कितनी ब्याज बन गई? 3 रुपये ब्याज बन गई। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे कह रहा है तब बताओ ब्याज और मूल कितने समय के बाद बराबर हो जाएंगे। तो अभी बता देते हैं जी कब बराबर हो जाएंगे। मुझे बताओ मूल कितनी है? 10। तो जब भी 10 रुपये ब्याज बन जाएगी तभी दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो 3 रुपये ब्याज बैठी है ये 3 यूनिट मान लो, या इसको कि 3 यूनिट की जो ब्याज बैठी है, या यूनिट ही लिख लो चलो भाई, ये जो 3 यूनिट की ब्याज बैठी है ये कितने साल की है? आप कहेंगे जी ये तो 6 साल में बैठी है। कितने साल में? 6 साल में। जब 3 यूनिट ब्याज है 6 साल में और ब्याज करनी कितनी है मुझे? ब्याज तो मूलधन के बराबर करनी है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट ब्याज कितने साल में हो जाएगी? आप कहेंगे जी 1 यूनिट बैठ रही है 2 साल में तो 10 यूनिट हो जाएगी 10 दूनी 20 साल में। कहानी खत्म हो गई क्वेश्चन की। बस जी यही हमारा आंसर है। ये वर्ष है, कहीं इसको आप कुछ गलत समझ बैठो 4 बार मान लो, मैं हिंदी में लिखे देता हूँ, ठीक है? अरे आ रहा है समझ में कि जब 3 यूनिट की ब्याज 6 साल में हुई है और ब्याज करनी है मुझे मूल के बराबर 10, तो 3 यूनिट की ब्याज 6 साल में, तो 10 यूनिट ब्याज कितने साल में हो जाएगी? अरे 1 यूनिट ब्याज हो रही है 2 साल में, तो 10 यूनिट की ब्याज तो 20 साल में हो जाएगी। सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर ए 20 साल। आया ना समझ में आपको? इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। रुपए 6,000 की राशि 4 वर्षों में 7,200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुनी हो जाती है तब उसी धनराशि पर 5 वर्षों के बाद या 5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? बिल्कुल बताएंगे जी मिश्र धन क्या होगा। एक बार फिर से समझो आप क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैं आपको रेट की बात बता दूं कि रेट जो है वो अपने आप की 1.5 गुनी हो रही है। तो 1.5 गुनी का मतलब हो गया 3/2। इसका मतलब रेट 2 से कितनी हो रही है? 2 से 3 हो रही है। ठीक है भैया, रेट 2 से कितनी हो रही है? 3 हो रही है, तो 1.5 गुनी हो गई। अब एक बात बताओ, पहले कितने? 6,000 रुपये, और 4 साल में कितने हो गए? 7200 रुपये। अच्छी बात है, लेकिन अब की बार रेट हमारे पास में 1.5 गुना हो गई। तब हमसे कह रहा है उसी धनराशि पर 5 साल के बाद में मिश्र धन जो है वह क्या बैठेगा? तो बिल्कुल बताएंगे जी। एक बात बताओ, धनराशि जितनी अब है उतनी ही बाद में है भाई। धनराशि तो दोनों ही कंडीशन में बराबर है। पहले भी धनराशि 6,000 थी, अब भी 6,000 है। बस एक तो क्या क्या अंतर आ गया? एक तो रेट बदल गई। रेट जो है पहले 2 थी तो अब 3 हो गई। एक टाइम बदल गया कि टाइम पहले 4 साल था अब 5 साल का हो गया। तो आप एक बात बताओ, जो साधारण ब्याज होगी वो किन बातों पर डिपेंड करेगी? किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी? आप कहेंगे जी साधारण ब्याज जो डिपेंड होगी और वो बराबर होगी दर और समय के ऊपर। क्यों? क्योंकि मूल तो दोनों में बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% था और समय कितना था? 4 साल का। बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 3% का और समय कितना हो गया? 5 साल का। तो हम कह सकते हैं 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। इसका मतलब अगर पहले वाले धन की ब्याज बैठी होगी 8 यूनिट तो बाद वाले धन पे जो ब्याज बैठेगी वो 15 यूनिट की बैठने वाली है। मुझे बताओ 6,000 रुपये हो कितने गए? 7200 रुपये। कितनी ब्याज बैठ गई? आप कहेंगे 1200, जबकि ब्याज है 8 यूनिट। इस 8 यूनिट की वैल्यू ही 1200 है। जब 8 यूनिट की वैल्यू है 1200 तो मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 8 एकम 8 हो गया और 8 पंजे 40 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हो गई वो हो गई आपकी 150। तो फिर 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 15 को गुणा लगाएंगे हम 150 से। 15 15 हो गया 225। 2250 रुपये ब्याज ये बैठती हमारी बाद वाली, जब 1.5 गुनी ब्याज की दर हो गई और टाइम हो गया है 5 साल का। हमसे कह रहा है अमाउंट बताओ, अमाउंट कितनी बैठेगी? मिश्र धन कितना बैठेगा? तो मूल कितनी है भैया? 6,000 तो मूल है। 6,000 मूल हो गई और 2250 रुपये हो गए ब्याज के। यदि दोनों को हम जोड़ते हैं तो आंसर हो गया हमारा 8,250 रुपये और विकल्प नंबर बी। अरे आया समझ में आप लोगों को? यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं किसी प्रकार की? देखिए ये मैं इस प्रकार का जो क्वेश्चन है और वो हम पिछली वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन वहाँ दर का या तो दे रखी थी साफ साफ या ना भी लिखी हो। तो अब की बार 1.5 गुना थी तो मैंने समझा दिया किस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना होगा।
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है जी। इसके बाद में एक और आ गया जी बढ़िया क्वेश्चन, जरा इसे देखते हैं इस प्रश्न में क्या है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए रुपये 800 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी रुपये 910 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्षों बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा? कर्ज का मतलब समझ रहे हैं आप? कर्ज का मतलब अमाउंट से हो गया यहाँ कि ब्याज और मूल दोनों मिलके जो कर्ज है, जो लोन अमाउंट है, वो बराबर हो जाएगा दोनों का। तो दो व्यक्ति हैं जी, एक तो हो गया आपका ए, अभी देखते हैं, ठीक है ना। एक व्यक्ति तो है ए और एक व्यक्ति है बी। भाई ए ने कितने पैसे ले लिए? आप कहेंगे जी ए ने लिए हैं 800 रुपये। कितनी परसेंट पे? आप कहेंगे जी 12% की ब्याज पे इसने पैसा ये लिया है। दूसरा व्यक्ति कौन है? बी। उसने लिया है 910 रुपये, एक ही समय पर लिए दोनों ने, और कितनी ब्याज पर? 10% वार्षिक ब्याज की दर पर इसने ये पैसा लिया है। अब हमसे पूछा है तो बताइए कितने वर्षों के बाद उनका जो कर्ज है वो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब इस व्यक्ति ने 800 रुपये ब्याज के तौर पर लिए हैं और 12% ब्याज की दर है, तो कितने पैसे ये ब्याज के देगा? आप कहेंगे जी 12 × 96 रुपये साल की ब्याज बन गई इसकी। इस पर कौन ब्याज बताएगा कि इसकी ब्याज कितनी होगी? आप कहेंगे जी 91 रुपये ब्याज की इसकी होगी। 91 रुपये ब्याज जो है वो ये दूसरा वाला देगा। पहला वाला व्यक्ति जो है वो हर साल 96 रुपये ब्याज दे रहा है, दूसरा वाला व्यक्ति जो है हर साल 91 रुपये ब्याज दे रहा है। तो इक्वल कैसे हो जाएंगे? आप समझिए ना मेरी बात को। भाई ये वाला व्यक्ति तो हर साल 5 रुपये ज़्यादा दे रहा है ब्याज के। जब हर साल ब्याज 5 रुपये ज़्यादा दे रहा है तो फिर बराबर कैसे हो जाएंगे? भाई उसकी ब्याज तो हमेशा कम रहती चली जाएगी, इसकी ब्याज हमेशा बढ़ती चली जाएगी। तो बराबर यहाँ होंगे कि हम ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में दोनों की धनराशि में जो अंतर है वो है 110 रुपये का। कितना अंतर है? 110 रुपये का। इसके पास में इस वाले व्यक्ति की मूल से 110 रुपये ऑलरेडी फालतू थे। भाई इसके पास में इससे 110 रुपये पहले से ही ज्यादा हैं, या फिर कह सकते हो ए के पास में इससे 110 रुपये कम है, जबकि ये ब्याज इस पर हर साल 5 रुपये एक्स्ट्रा लग रही है। कितनी एक्स्ट्रा लग रही है? 5 रुपये। तो बस ये देखो ये 110 रुपये जो बराबर हो जाएंगे ये कितनी साल में हो जाएंगे? यदि हर साल 5 रुपये ब्याज के लगते हैं एक्स्ट्रा होके, तो ये 110 का जो अंतर है कितनी साल में समाप्त हो जाएगा? आप कहेंगे जी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये तो 22 साल का खेल है। कितनी साल का? 22 साल। तो भैया 22 वर्ष के बाद में दोनों की जो अमाउंट है, कर्ज है, वो बराबर हो जाएंगे मूल और ब्याज लग के। बात आ रही है समझ में आपको? आप चाहो तो दूसरा तरीका लगा सकते हो। देखिए दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका कैसे करना था कि इसको रेज किए देते हैं। भाई ए के पास में ए ने कितना पैसा उधार लिया है? आप कहेंगे जी ए ने लिए हैं 800 रुपये, और कितने परसेंट की ब्याज पे लिए हैं? आप कहेंगे जी 12% की ब्याज पे लिए हैं, ठीक है। और 12% की ब्याज पे लिए हैं, और टी मुझे पता नहीं कितने साल के लिए हैं, और बटे कितना 100, इतना ब्याज बन गया होगा, ठीक है। और ये हाँ, यदि हम इसमें आपकी भी जो प्रिंसिपल है, जो मूल है, उसको भी ऐड कर दें तो इतना पैसा तो बन गया आपका ए का। अब आ जाओ बी का नंबर। भाई बी की 910 रुपये तो हो गई मूल, प्लस 910 रुपये पर 10% की ब्याज है, उतने ही समय तक की है, टी वर्ष की, ठीक है। और बटे कितना 100, इतनी ब्याज और मूल दोनों की जोड़कर ये बैठ गया होगा इसका लोन अमाउंट। अब हमसे कहा गया कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों के अमाउंट बराबर हो जाएंगे, तो चलो बराबर किए देते हैं। यहाँ से हम देखें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें कितना? 800 + 12 × 96 टी। यहाँ देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा भाई 910 और प्लस कितना? 91 टी। आप एक काम करो 91 को उठा के इधर ले आओ, 91 इधर लाओगे तो यहाँ से रह जाएगा हमारे पास में 5t। 800 को इधर ले जाओ, 910 में से घटाओ तो बचेगा 110। अब t बराबर हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 साल। ये हमारा आंसर हो गया जी, हो गया ना। तो ऐसे भी आसान है, आप चाहो तो ऐसे समझ सकते थे। ये क्या है? ये अमाउंट है भैया, टोटल है ना। ये तो होगी साधारण ब्याज और प्लस प्रिंसिपल, दोनों को जोड़ोगे तो ये मिश्रधन हो गया, अमाउंट होगी, ठीक है। इसके बाद में आगे चलेंगे जी। देखें अगला जो प्रश्न है वो किस प्रकार का होगा। ये रहा जी, इसे देखेंगे। इस प्रश्न में क्या है? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है, और आगे कहा गया है 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 5:7 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर बताओ कितनी है?
भाई ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। कैसे? कि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से, पता नहीं रेट कितनी थी, किसी समय अवधि के लिए, पता नहीं कितने साल का, मूलधन और मिश्र धन, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात हमें दिया हुआ है वो कितना था? 4:5 था। आगे कह रहा है 3 साल के बाद उसी ब्याज दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात हो जाएगा 5:7। कब? 3 साल बाद। 3 साल बाद की बात है, ये ध्यान रखना। लेकिन एक बात बताओ, 3 साल बाद की हो, 5 साल बाद की हो, 20 साल बाद की हो, मूल तो वही रहेगी जो पहले है। भाई जितनी मूल पहली है, भाई आप समझेंगे मेरी बात, मिश्र धन ही तो बदलता है। भाई मिश्र धन का मतलब ये हो गया, पहले यदि मैंने कोई 100 रुपये ब्याज पे दे दिए 10% की दर पे 1 साल के लिए, तो 1 साल की ब्याज हो गई 10 रुपये, तो 110 रुपये हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं, आप देखेंगे तो प्रिंसिपल जो है वो तो 100 रहा, मिश्र धन कितना है? 110 रहा। यदि मैं आगे के लिए, अगले 2 साल के लिए, अगले साल उसकी ब्याज की दर को बढ़ा दूं या कुछ और परिवर्तन हम उसमें कर दें, या 20% मान के चलो, ब्याज की दर 20% होगी तो 100 पर 20 रुपये ब्याज बन जाएगा, तो प्रिंसिपल तो वही 100 ही बैठेगा, मिश्र धन ही तो 120 बैठेगा। तो प्रिंसिपल का तो किसी के साथ भी रेशो ले लो, प्रिंसिपल का तो वही आना है जो पहले है। मेरा कहने का अर्थ सीधी सी भाषा में ये है कि आप मूलधन के अनुपात को बराबर कर लो। बराबर कैसे होगा? इसमें तो गुणा लगा दो 5 की और इसमें गुणा लगा दो 4 की। जैसे ही आप इस काम को करेंगे तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो मिलने वाला है वो कुछ इस अनुपात में मिल जाएगा। देखें किस अनुपात में बैठेगा। तो यहाँ से तो हो जाएगा 5 चौक 20 और यहाँ से हो जाएगा 5 पंजे 25, यहाँ से हो जाएगा 5 चौक 20 और यहाँ से हो जाएगा 7 चौक 28। इसका मतलब पहले मुझे पता नहीं टाइम कितना था, क्लियर है ना? ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि पहले जो टाइम है ना तो वही पता, ना पहले वाली जो रेट है वो भी हमें पता नहीं, दोनों में से कुछ भी चीज़ पता नहीं है भैया। बस पता है तो इतना पता है कि पहले एक निश्चित दर से किसी निश्चित समय अवधि के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 20:25 था, ऐसा मान के चलो। और 3 साल के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात जो है और वो 5:7 का मतलब 20:28 हो गया। कब? 3 साल बाद। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि धन 25 से कितना हुआ है? 28। यदि 25 से 28 हुआ है तो इंटरेस्ट कितना बना? 3 यूनिट। और ये जो 3 यूनिट का इंटरेस्ट बना है भाई ये कितनी सालों का है? आप कहेंगे जी 3 साल का है। कितनी साल का? 3 साल का। जब 3 यूनिट इंटरेस्ट है 3 साल का, तो मुझे बताओ पहले जो मैंने पैसा अपना उधार दिया था वो 20 से कितना हुआ था? 25। यदि 20 से 25 हुआ था तो कितनी ब्याज मिली मुझे? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट ब्याज कितने साल की बैठी होगी? आप कहेंगे 5 साल की। 5 यूनिट ब्याज कितने साल की? 5 साल की। बस क्वेश्चन खत्म होता है। हमसे कह रहा है ब्याज की दर बताओ कितनी है, तो भैया दर बराबर होगा ब्याज गुणा 100। ब्याज कितनी है? 5 यूनिट और गुणा कितना? 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है? मूलधन है 20 यूनिट और गुणा समय। समय है 5 साल का। क्यों? क्योंकि 5 यूनिट जो ब्याज है वो है 5 साल की। आंसर हो गया जी कैसे? 20 पंजे 100 से 100 खत्म हो गया, उत्तर आया 5%। अरे बताओ समझ में आया? नहीं आ पाया? तो सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर सी। 2-3 बार अच्छे से देख लिया करो। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो मैं 100% कहता हूँ आपसे, इतना अच्छा मैं पढ़ा के आपको चल रहा हूँ कि आपको गारंटीड वो चीज़ें समझ में आनी ही आनी है जी। ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको चीज़ें समझ में ना आ पाए। 100% कोई भी चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन है, गारंटीड समझ में आ जाएगा यदि आपने 2-3 बार वो वीडियो देख ली। 35वां, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 18% की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ कितनी होगी। अब की बार हमसे कह रहा है कि भाई अलग अलग राशि पर अलग अलग ब्याज है, अलग अलग रेट है, लेकिन हमसे कह रहा है जो टोटल ब्याज है उसकी जो गणना है मुझे कुल धनराशि की सापेक्ष में करनी है। कुल धनराशि पर टोटल ब्याज की गणना करनी है, तो बताओ ब्याज जो है वह कितने % का बैठता। तो बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से देख लो। एक आदमी अपनी धनराशि का 40%, मैं ऐसा मान लेता हूँ इसके पास जो धनराशि थी वो अपने आप में 100% थी। तो एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 40% भाग और कितनी ब्याज पर देता है? 15% की ब्याज पर देता है। 15% साल की वार्षिक ब्याज होगी।
आगे कह रहा है शेष का 50%, तो शेष कितनी बची? आप कहेंगे जी 60% बाकी रह गई। इसके पास 60 का भी आधा कह रहा है हमसे कि शेष का 50%, तो शेष का आधा हो गया 30% भाग। भाई 30% भाग जो इसने उधार दिया है कितनी पर? आगे लिखा हुआ है 10% की ब्याज पर दिया है। बढ़िया है जी। और आगे कह रहा है हमसे तथा शेष भाग, तो शेष कितना बचा? 30% बाकी रह गया है बचा हुआ, और वो हमसे कहा गया है इसने दिया है कितना? 18% वार्षिक ब्याज की दर पर। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। हमसे कह रहा है तो बताइए कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? बिल्कुल बताएंगे। एक काम करो, आप ऐसा मान लो ये थे 40 रुपये, ये थे 30 रुपये और ये थे 30 रुपये, या फिर और एक एक जीरो बढ़ा लो, बड़ा आसान हो जाएगा जी। एक एक जीरो आपने और बढ़ा ली तो कैसे कि 400 रुपये की 15% ब्याज हम निकालेंगे तो 15 चौके 60 रुपये ब्याज, तो ये हो गई एक साल की। 300 का 10% निकालेंगे तो 30 रुपये ब्याज, ये हो गई। 300 का 18% निकालेंगे तो 18 इतनी 54 रुपये ब्याज, ये हो गई। यदि मैं टोटल ब्याज निकालूं कितनी हो गई, तो यहाँ से हो गई 6 5 11 और 3 14, 144 रुपये ब्याज के बन गए। 144 रुपये ब्याज के बन गए। तो मूल कितनी है भैया? मूल तो देखो पहले कितनी मूल पर बने हैं, तो 4 और 3 7 और 3 10, ये तो 1000 पर बने हैं। यदि 1000 पर ब्याज है हमारी 144 रुपये, तो 100 पर ब्याज कितनी बैठेगी? बस करना कुछ नहीं है, जीरो हटाओ, यहाँ पॉइंट लगाओ, यही हमारा आंसर है। कितना? 14.4%, विकल्प नंबर सी। तो यदि कुल धनराशि मतलब पूरी जितनी भी धनराशि थी उसकी 1000 हो या जितने भी रहे हों, उस पर यदि हम ओवरऑल निकाल के चले पूरी साल की वार्षिक जो दर बैठेगी कुल धनराशि पर वह कितनी बैठेगी अलग अलग ना लगाते हुए, तो 14.4% की ब्याज दर वो बन के आती। ठीक है भैया, अरे आसान था, आया समझ में आपको? आगे चलते हैं जी, एक और बताते हैं बढ़िया क्वेश्चन। यहां आ जाओ। प्रश्न संख्या है 36 कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य ब्याज दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर बताओ क्या है? दोनों में से हमसे पूछ रहा है कम वाली ब्याज की दर बताओ कितनी है, कौन सी बैठेगी? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। कैसे कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर 5 साल में दुगनी हो गई। 5 साल में दुगनी का मतलब ये हो गया भाई 1 से 2 हो गई। कितने साल में? 5 साल में। अब हमें निकालना है रेट, तो रेट कितना बना? तो भैया रेट बराबर हो गया ब्याज गुणा 100। अब ब्याज कितनी है कि 1 से और धनराशि 2 होगी तो ब्याज 1 बनी, और गुणा कितना है 100 बटे मूल, मूल भी 1 ही है, गुणा समय, समय कितना है 5, 5 से डिवाइड करोगे 100 को तो 20%। लेकिन आगे कहा गया है हमसे कि किसी अन्य दर की ब्याज की दर से 12 वर्ष में वो तिगनी हो जाती है। यदि 12 वर्ष में वो तिगनी हो रही है धनराशि, तो मैं कह सकता हूँ धनराशि 1 से 3 हो रही है। कितने साल में? 12 साल में। भाई 12 साल का समय ना थोड़ा आगे लिखे देता हूँ, ऊपर जगह नहीं है। भाई 12 साल में तिगनी हो रही है तो ब्याज कितनी मिली? आप कहेंगे जी 2 रुपये ब्याज की मिल गई, और गुणा कितना 100 बटे मूलधन और गुणा समय कितना है 12, 2 से डिवाइड किया 6 बार, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कम वाली रेट बताओ कौन सी है। तो भैया कम वाली जो रेट है वो तो यही है। भाई कम वाली रेट कितनी है? कम वाली रेट तो यही है। और बताइए और क्या चाहिए आपको? तो ये तो बड़ा आसान सा था, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सही उत्तर हुआ विकल्प नंबर डी, 16 सही 2/3%। तो चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखे लेते हैं। अगला जो प्रश्न है कौन सा आ गया जी? 37वां क्वेश्चन आ गया, इसे बनाओ। 37वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि कितने वर्षों में 16 सही 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धनराशि का साधारण ब्याज तथा मूलधन बराबर हो जाएगा। तो ये तो अभी किया था ऐसा क्वेश्चन तो हमने, चलो दोबारा किए लेते हैं। हमसे कह रहा है कितने वर्षों में 16 सही 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। भाई ब्याज की दर कितनी दे रखी है हमें? 16 सही 2/3% वार्षिक। अब हमें पता है 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है। इसका मतलब मैं कहूँ कि प्रिंसिपल 6 बैठा होगा तो साधारण ब्याज उस पर कितना बन गया होगा? 1 रुपया ब्याज का बन गया होगा। 1 रुपया ब्याज का बन गया होगा। अब हमसे पूछा गया है तो बताइए साधारण ब्याज तथा मूलधन बराबर हो जाएंगे कितने समय में? हमसे पूछा है ना कितने वर्षों में, कितने साल में साधारण ब्याज और मूलधन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो भैया एक बात बताओ, मूल तो 6 है, मूल तो 6 की 6 ही रहेगी, हर साल ब्याज ही तो हमारी बढ़ रही है। अब मुझे बताइए ये जो ब्याज है हमारी
एक रुपया ये कितने साल की है, तो ब्याज की दर कितनी है 16 सही 2/3% वार्षिक। वार्षिक का मतलब साल की हो गया, एक साल की। तो एक साल में कोई धन 6 से 7 हो जाएगा, मतलब 6 रुपये पे 1 रुपया ब्याज मिल जाएगी। कितने साल की है, 1 साल की ब्याज है। तो मुझे समझ में आ गया कि जी जब 1 यूनिट जो ब्याज है वो है 1 साल में, कितने साल में, 1 साल में। अब मुझे ब्याज करनी कितनी है, मुझे तो ब्याज ले जानी है 6 रुपये पर ही। क्यों, क्योंकि मूल के बराबर करनी है। तो फिर 6 यूनिट ब्याज कितने साल में हो जाएगी, आंसर हो गया 6 साल। बस यही हमारा आंसर है। और विकल्प नंबर सी। अब मुझे बताओ चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ पा रहा। भाई मैं तो आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छा पढ़ाने की, कि बढ़िया से बढ़िया हम आपको पढ़ाएं, और जिससे कि कोई शिकायत का मौका आप लोग हमें दे ही ना पाएँ कि जी आपने ये चीज़ गलत पढ़ा दी। या छोटी मोटी गलतियां बोलने में हो सकती हैं कि कहीं लिखा कुछ और हो, बोल कुछ और दिया हो, तो ऐसा हो जाता है। क्यों, क्योंकि दिमाग को कई जगह बांटना पड़ता है। भाई जब हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं तो हमारा दिमाग क्या है, 2 प्रकार के काम करता है। भाई आपका क्या है, आप पढ़ रहे हो, केवल देख रहे हो वीडियो को, पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ाना ये एक अलग बात हो गई। कैसे कि भाई हमारे लिए एक ही दिमाग को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, कि एक तो हम हाथ के हाथ क्वेश्चन को या साथ के साथ क्वेश्चन को पढ़ भी रहे हैं, और साथ के साथ दिमाग में उसका कैलकुलेशन भी लेते हुए चल रहे हैं कि क्वेश्चन को बनाना कहाँ से, क्वेश्चन को जमाना कहाँ से। बहुत से विद्यार्थियों के साथ मैंने देखा है, बहुत से विद्यार्थियों के साथ में यही समस्या होती है कि वो बड़ी दिक्कत में रहते हैं। और दिक्कत क्या होती है उनके साथ में, दिक्कत हमेशा ये होती है कि वो पूछते हैं कि सर क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें। हमसे क्वेश्चन स्टार्ट करना नहीं आता कि क्वेश्चन को बनाएं कहाँ से। तो देखिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि डायरेक्ट किसी क्वेश्चन को वो बनाना सीख गया हो कि क्वेश्चन कहाँ से बनाए। बस ये है कि कोई विद्यार्थी यदि थोड़ा सा होशियार है या लगातार आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस में रहते हो, तो ये सब आपको अपने आप ही पता चलना शुरू हो जाता है कि किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। बशर्ते आपने चीज़ों को सीखना पड़ेगा, चीज़ें आपने सीखनी पड़ेंगी। यदि आपको क्वेश्चन करने नहीं आते तो आपने भैया वो सीखने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपसे कैलकुलेशन आती हो, आपसे गुणा आती हो, आपसे भाग करना आता हो, आपसे संख्याओं के वर्ग आपको याद हो, संख्याओं के घन आपको याद हो, संख्याओं के वर्गमूल याद हो, घनमूल याद हो। फिर आप जैसे देखिए, एक आप कह सकते हैं सफलता एक प्रकार की सीढ़ी है। पहले हमने निचले स्तर से चढ़ना पड़ता है, तब जाकर हमें सफलता मिलती है। ऐसे थोड़ी कि हम डायरेक्ट ही लास्ट वाली सीढ़ी पर पहुंच गए हों। भाई हम यदि आपको पढ़ा रहे हैं तो पहले तो हमने भी सीखा है, सीखने के बाद ही तो आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जी मैं तो एक भी दिन स्कूल ही नहीं गया। भाई यदि मैं आपसे कहूँ या कोई व्यक्ति आपसे ऐसे कहे जी मैं तो एक भी दिन स्कूल ही नहीं गया, ना मैंने नर्सरी में एडमिशन लिया, ना मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ी, ना सेकंड पढ़ी, ना मैंने 10वीं की, ना मैंने 12वीं की, और मैं तो आज डायरेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? भाई सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, बाकी इंसान तो कोई ऐसा है नहीं कि बगैर शिक्षा लिए और वो शिक्षा दे दे। तो शिक्षा ज्ञान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपसे छोटी छोटी बातें नहीं आती, चीज़ें नहीं आती, क्वेश्चन करने नहीं आते, तो आपने वो सीखने पड़ेंगे। आप किताबों को लेकर बैठा करें, घंटों उनमें दिमाग लगाया करें, आप 100% सारे क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। कोई पर्सन ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप बना ना पाएँ। आपकी वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी जो आप बता रहे हो कि जी हमसे क्वेश्चन जमाना नहीं आता। ये सारी चीज़ें आप स्वयं ही आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है भैया, तो आगे देख लें अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद में। मैं तो कह रहा हूँ चीज़ों को पढ़ो यार, अच्छे से आप समझा करो चीज़ों को, है ना। और इतना बढ़िया करके मैं आपको पढ़ा के चल रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी भी बता रहा हूँ। मैं आपको ऐसे भी नहीं कर रहा कि 4-6 क्वेश्चन ही आपको पढ़ा रहा हूँ केवल, मैं तो सारी अभ्यास क्लियर करा के चल रहा हूँ आपको। आप कह ही नहीं पाएंगे जब पेपर आप दे के आएंगे कि उसके बाद में कि जी ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया ही नहीं। मैं कह रहा हूँ गारंटीड 100% पेपर के बाद में मैं आपको मैच करके दिखा दूंगा कि देखो ये रहा ये वाला क्वेश्चन। संख्याएं बदली हो सकती हैं लेकिन रूल बदला हुआ नहीं होगा जी। मतलब क्वेश्चन की जो भाषा है वो वही मिलेगी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ। कि क्वेश्चन नंबर 38वां है कि 2 विभिन्न बैंकों से रुपए 500 पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो 2.5 रुपये है। तो हमें बताना है उनकी ब्याज दरों का जो अंतर है वो कितना बैठेगा। हुआ क्या क्वेश्चन में कि मैंने 500 रुपये 2 बैंक में जमा करे जी, दोनों में ही 2-2 साल के लिए। 500 रुपये एक बैंक में जमा करे, 500 रुपये एक बैंक में जमा किए 2 साल के लिए। 2 साल बाद मैंने दोनों से ही पैसा अपना निकाल लिया।
मैंने ये वाला पैसा गिना, मैंने वो वाला पैसा गिना, तो दोनों में 2.5 रुपये का अंतर बैठा। एक बैंक ने दूसरे से 2.5 रुपये ज़्यादा या दूसरे ने एक से 2.5 रुपये कम ब्याज दी, तो हमसे पूछ रहा है बताइए इनकी जो रेट है उसमें कितना डिफरेंस था, दोनों में ब्याज दरों में कितना अंतर था इन दोनों बैंकों की। तो बिल्कुल बताएंगे जी कितना अंतर था। तो आप चाहो तो डायरेक्ट ही कर सकते हो। कैसे? कि इन दोनों बैंकों की जो ब्याज में अंतर बैठा वो बराबर हो जाएगा। देखो कितना, आप मुझे बताइए कि ब्याज में रुपए में कितना अंतर था। आप कहेंगे जी 2.5 रुपये का अंतर बैठा है। जितना भी ब्याज में अंतर बैठा हो वो और गुणा कितना 100 बटे मूल कितनी है 500 रुपये, समय कितना है 2 साल का, तो 500 दूनी 1000, बस यही हमारा आंसर है। 500 दूनी 1000 मतलब मूलधन और समय दोनों की गुणा लगा के नीचे भाग लगा देंगे। आप देखेंगे पॉइंट हटाओगे 2 जीरो खत्म हो गई, नीचे से 3 जीरो हटाओगे तो ऊपर 3 संख्याओं से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 0.250 या जीरो भी आप आगे लगा सकते हो। यहाँ लास्ट में जीरो, इसका कोई फर्क है नहीं, मतलब फ़ायदा नहीं है लगाने का। तो यही हमारा आंसर है। कितना 0.25% कहाँ है जी? और विकल्प नंबर बी। यदि आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो फिर मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। कैसे? वो ऐसे बता देता हूँ। भाई 500 रुपये मैंने किसी बैंक में जमा किए, 2 साल के लिए जमा किए, मैं ऐसा मान लेता हूँ 8% की दर पर जमा किए, बटे 100 इतना ब्याज देना पड़ेगा मुझे। अब 500 रुपये ही मैंने दूसरे बैंक में जमा किए, मतलब इतना ब्याज मिलेगा ना मुझे बैंक से। 500 रुपये मैंने दूसरे बैंक में जमा किए, 2 साल के लिए जमा किए, 8% की ब्याज पे किए, बटे 100 इतना ब्याज मुझे दूसरा वाला बैंक दे देगा। अरे हाँ या ना जल्दी बताओ भाई, इतना ब्याज मुझे दूसरे वाले बैंक से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है कि हमसे बताया गया है कि दोनों ब्याजों में 2.5 रुपये का अंतर है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि जी ये वाली जो ब्याज बैठी होगी पहली वाली, ये दूसरी वाली ब्याज से कितनी ज़्यादा बैठी है? 2.5 रुपये ये ज़्यादा है। बस क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। कैसे? आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, कॉमन भी ले सकते हो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई। यहाँ से आप देखोगे तो 5 दूनी कितना हो गया 10,000, माइनस यहाँ से 5 दूनी कितना हो गया 10,000, बराबर यहाँ से कितना हो गया 2.5 लिख दो केवल। आप देखेंगे कि यहाँ से हम ध्यान दें तो 10 को कॉमन लिए लेते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में रह गया हमारे पास में r माइनस आर, बराबर कितना 2.5 के। अब यहाँ से हम देखेंगे तो r माइनस आर बराबर हो जाएगा 2.5 और बटे इस 10 का भाग लगा देंगे ना इधर लाके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर कितनी संख्याओं से पहले पॉइंट है। आप कहेंगे जी एक संख्या से पहले पॉइंट है, जब 10 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट और एक स्थान बाईं ओर भाग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, जीरो लगा लो आगे अच्छा सा लगेगा, 0.25%। ये हमारा उत्तर हो गया जी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा अगली क्लास में। कल वाली क्लास में हम मिलते हैं फिर दोबारा। बाकी यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन आपको लगे हों काम के हैं, आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।